नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज संविधान की शपथ में हमारा मुद्दा टूलकिट मामले में गिरफ्तार हुई दिशा रवि को मिली जमानत। मैं हर रोज देश के सबसे बड़े मुद्दे पर इस शो में बात करती हूं। मैं याद दिलाती हूं संविधान की शपथ, और आप दर्शकों से यही गुजारिश करती हूं कि किसी भी सवाल का जवाब संविधान के दायरे में रहकर आप खुद तलाशिए ना। देश के हर बड़े मुद्दे पर बिना भय या पक्षपात, बिना द्वेष या अनुराग अपनी समझ बनाइए। संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाइए। चलिए हम भारत के लोग शुरू करें संविधान की शपथ। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें दिशा रवि की। जब दिल्ली पुलिस की साइबर सेल दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर जा रही थी, पुलिस को उम्मीद रही होगी कि दिशा रवि को वो फिर से रिमांड पर ले पाएगी। जिस कोर्ट रूम में दिशा रवि को पुलिस पेश करने पहुंची, उससे चंद कदम दूर एक दूसरे कोर्ट रूम ने दिशा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत पर छोड़ने का आदेश दे दिया। जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस के लगाए आरोपों पर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि कृषि कानून का समर्थन करने की आड़ में दिशा रवि ने टूलकिट के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रची और देश को बदनाम करने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टूलकिट अशांति फैलाने और दिल्ली में 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा का हिस्सा थी। शनिवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस से पूछा था कि दिशा रवि को किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दलील दी कि खालिस्तान समर्थक मो धालीवाल की तरफ से सोशल मीडिया पर खालिस्तान के समर्थन में पेज बनाया दिशा रवि ने। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने किसानों के आंदोलन का इस्तेमाल किया और भारत की छवि खराब करने की कोशिश की। मो धालीवाल भारत में किसानों की आड़ में माहौल खराब करने की फिराक में था। वो सीधे कोई कार्रवाई करता तो फिर एक्सपोज हो जाता, इसीलिए उसने भारत में कुछ शहरों का सहारा लिया। अब कोर्ट में पुलिस ने अपना ये पक्ष रखा। इन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने टिप्पणी की। मान लीजिए मैं एक आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं और मैं कुछ लोगों से किसी इरादे के साथ मिलता हूं, तो आप मेरे लिए एक ही इंटेंशन कैसे रख सकते हैं? दूसरी बात जो जज साहब की तरफ से कही गई, अगर मैं मंदिर में दान के लिए किसी डकैत से संपर्क करता हूं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं डकैती में भी साथ हूं? दिल्ली पुलिस दिशा रवि पर आरोपों के लिए 26 जनवरी को हुई हिंसा से पहले की तमाम गतिविधियों का ब्यौरा भी पेश कर रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 11 जनवरी को जूम मीटिंग हुई। निकिता, शांतनु, मो धालीवाल सहित करीब 60 से 70 लोग थे। 17 जनवरी को भी जूम मीटिंग हुई। 20 जनवरी को टूलकिट तैयार हुआ। दिशा ने सारे आरोप निकिता, शांतनु पर डाले। दिशा ने इंटरनेशनल फार्मर्स स्ट्राइक नाम के ग्रुप को डिलीट किया। व्हाट्सएप ग्रुप में कई तरह के सबूत थे, लेकिन दिशा रवि की रिमांड बढ़ाने को लेकर दिल्ली पुलिस की ये तमाम दलीलें काम नहीं आई और ना ही मौजूद सबूत कुछ कर पाए और दिशा रवि को आखिरकार आज जमानत मिल गई। इसीलिए आज हम संविधान की शपथ में पूछ रहे हैं, क्या दिशा रवि की गिरफ्तारी में दिल्ली पुलिस ने जल्दबाजी कर दी? इस सवाल पर हमने एक ट्विटर पोल भी लॉन्च किया। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर जाकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दे देते हैं। आज कोर्ट ने दिशा को जमानत देते हुए अपने आदेश में साफ कर दिया कि ऐसा कोई भी तथ्य नहीं आया सामने जिससे यह साबित होता हो कि दिशा के जहन में देश विरोधी कोई विचार था। पुलिस ये भी साबित नहीं कर पाई कैसे ग्रेटा को टूलकिट भेजकर दिशा ने देश विरोधी काम किया। तो आज के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ संविधान एक्सपर्ट फैजान मुस्तफा साहब होंगे। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के सांसद कद्दावर नेता मनीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता नलिन कोहली जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम शुरुआत बीजेपी से करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिशा ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा। दिशा की तरफ से कहा गया खालिस्तान से उसका कोई रिश्ता नहीं, पुलिस जांच के लिए बेंगलुरु नहीं ले गई और अपनी बात किसी भी प्लेटफॉर्म पर करना कोई गुनाह नहीं। तो आइए अब सीधे रुख करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। आज जिस तरीके से दिशा रवि को जमानत मिल गई, क्या कहा जाए, दिल्ली पुलिस पॉलिटिकल टूल साबित हो गई? दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस फोर्स जो अपने कार्य में लगी रहती है, ये अब आदी हो गए हैं इस प्रकार के उन पर वार होने के। आप देखिए 26 तारीख को जो दिल्ली में हुआ, 26 जनवरी को, तो प्रश्न उठाया कई लोगों ने कि आपने पहले क्यों नहीं रोका, क्या कर रहे थे?
आपके पास इंटेलिजेंस नहीं थे, रोक नहीं पाए आप लोग? जांच कब होगी, जांच कब होगी, जांच कब होगी? एफआईआर हुए, उन्होंने जांच करना शुरू किया। जब जांच में किया और एक अरेस्ट किया उन्होंने, कई अरेस्ट किए, तो हो गया कि 22 साल की लड़की को कैसे उठा दिया आपने, उम्र का कैसे लेना देना। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और एक लोकतंत्र में पूछना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है सर, अब इधर आपने जो है, आपने इसको आपने कैसे कहा कह कि सकते 22 हैं साल कि की लड़की को लेकर political प्रश्न toolkit। पूछे जा रहे थे। मैं बस दर्शकों को ये जानकारी देना चाहती हूँ क्योंकि उस पर संविधान की शपथ में हमने भी चर्चा की थी। आज जज साहब ने भी ये जो बेल ऑर्डर जारी किया है, इसमें उन्होंने उम्र का जिक्र किया है और कहा है कि एक 22 साल की लड़की जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उसे हम जमानत दे रहे हैं, इस तरीके की बात कही गई है। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि 26 जनवरी की हिंसा को आप भूल गए, तब दिल्ली पुलिस को किस तरीके से कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, तब कैसे दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे जा रहे थे। तो क्यों ना यह माना जाए कि उसी के दबाव में आकर एक 22 साल की लड़की, उसके खिलाफ देशद्रोह जैसा गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर दिया दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि आज अदालत पर ऑन रिकॉर्ड यह कहा गया कि स्कैंटी और स्केची एविडेंस था। मतलब दिल्ली पुलिस पुख्ता सबूत नहीं दे पाई अदालत के सामने। मैंने ऑर्डर देखा है जी। देखिए रोमाना जी, मैं एक वकील भी हूँ, तो एक वकील जो प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने वो ऑर्डर भी देखा है। एक कुछ ना फंडामेंटल्स हमें समझने पड़ेंगे। जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, उसमें चैप्टर 6 में कोई 8-9 प्रावधान है जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट है, जिसमें सेडिशन भी आता है जी। अब यही प्रावधान है पुलिस के पास कहीं भी देश में, यदि उनको लगता है कि किसी चीज पे इन्वेस्टिगेशन करना है जो एक रूप से देश के खिलाफ कुछ हो रहा है, और 26 जनवरी पे जो हुआ वो देश के हित में तो था ही नहीं। अब ये प्रावधान ही लगेंगे क्योंकि और प्रावधान है नहीं। आप मर्डर का चार्ज थोड़ी ना लगा सकेंगे या चोरी का चार्ज, वो एक अलग चीज है। तो इसीलिए इस जगह जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, टूल किट जो बात निकली इन्वेस्टिगेशन में उनको लगा कन्फ्रंट करना है, इसीलिए उन्होंने कस्टडी ली। लेकिन कोर्ट का भी अपना रुख है, कोर्ट का अधिकार है कि उन्हें लगे नहीं, बेल इज अ राइट कहा जाता है, नॉट एन एक्सेप्शन। तो अगर उनको लगता है कि दिया जाए, इसका ये तो मतलब नहीं है कि बेल हटने से कि इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई या दिशा जो है एकदम वो एग्जॉनरेट हो गई है। उनका यदि रोल है, एफआईआर हुआ है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन तब तक करेगी जब तक वो कन्विंस्ड है कि दिशा का कोई रोल नहीं है, और यदि उनको इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिलता है तो नेचुरली वो चार्जशीट फाइल करेंगे। लेकिन क्या देशद्रोह जैसी धारा का एक तरीके से मजाक बनाकर नहीं रख दिया? आप एक 22 साल की लड़की को गिरफ्तार कर लेते हैं बेंगलुरु जाकर, जिसकी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया जाता है विपक्ष की तरफ से कि साहब आपको जिस तरीके के प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था वो आपने किया नहीं, और आज जब अदालत जमानत देती है तो अदालत की तरफ से वो टूल किट, कोट अनकोट टूल किट, जिसे दिल्ली पुलिस की तरफ से डिजिटल स्ट्राइक का हथियार बताया जा रहा था, उसके लिए अदालत इनॉक्युअस शब्द का इस्तेमाल करती है कि साहब ये तो बिल्कुल अहानिकारक है, इससे किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और साथ ही अदालत कहती है हमारे सामने सबूत तो लाओ, हमारे सामने सबूत ही नहीं रखा। ठीक है, आज सबूत नहीं है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि सबूत आ नहीं सकता। ठीक है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है जी। मतलब अपने तजुर्बे से कह रहा हूं मैं इस इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स में कह नहीं सकता क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस का वकील नहीं हूं और मैंने केस फाइल या केस डायरी नहीं देखी है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं, इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं हुई। दूसरी बात, हम ये क्यों माने कि दिशा रवि के खिलाफ कोई राजनीतिक षड्यंत्र था? कौन थी दिशा रवि? मुझे तो पता भी नहीं था जब तक उनका अरेस्ट नहीं हुआ। वो अपनी जगह में जहां भी वो बेंगलुरु में जानी जाते होंगी, लेकिन ये मान लेना कि हर व्यक्ति उनसे परिचित था। दिशा रवि पिक्चर में जब आई, जब ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट को ट्वीट करके डिलीट किया, वो इन्वेस्टिगेशन ने किया। अब इस इन्वेस्टिगेशन में आज उसे बेल मिली है, एग्जॉनरेशन नहीं मिली। एग्जॉनरेशन उस दिन मिलेगा यदि दिल्ली पुलिस कहती है हमें इन्वेस्टिगेशन में दिशा रवि के खिलाफ कुछ नहीं मिला। एब्सोल्युटली। लेकिन दिशा रवि ये भी तो हो सकती है, एक सूत्र हो सकती है जिसके आधार से रियल परपेट्रेटर्स मिल जाए। एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नलिन कोहली जी हमारे साथ संविधान की शपथ में जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे और उनकी तरफ से साफ तौर पर यही कहा जा रहा था कि साहब ये कोई फैसला नहीं आ गया है कि दिशा रवि निर्दोष साबित नहीं हुए। अभी मामला सिर्फ जमानत पर सुनवाई का था और आज जमानत मिली है दिशा रवि को। अभी मामला आगे और बढ़ेगा और किस तरीके से ये केस बढ़ेगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो नलिन कोहली को तो आपने सुन लिया विस्तार से, जो कह रहे हैं कि कोई पुलिस ने गिरफ्तारी जल्दबाजी में नहीं की, अभी इंतजार कीजिए, अभी मामला लंबा अदालत में चलेगा। लेकिन इसी मुद्दे पर कांग्रेस का क्या पक्ष है, मनीष तिवारी आगे हमारे साथ होंगे।
अब संविधान की शपथ में हम दूसरे पक्ष यानी कांग्रेस के पास आपको लिए चलते हैं, लेकिन कांग्रेस से बात करने से पहले हिंसा से लेकर दिशा की गिरफ्तारी और जमानत तक की टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा हुई, 2 और 3 फरवरी को टूल किट चर्चा में आया, 4 फरवरी को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, 13 फरवरी दिशा रवि की बेंगलुरु से गिरफ्तारी, 18 फरवरी दिशा पुलिस रिमांड में रही, 19 फरवरी को दिशा को जेल भेजा गया, 21 फरवरी तक दिशा जेल में रही, 22 फरवरी को एक दिन की पुलिस रिमांड और 23 फरवरी यानी आज दिशा रवि को जमानत मिल गई है। और अब संविधान की शपथ पे हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता, पार्टी के सांसद मनीष तिवारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि दिशा रवि को जमानत मिल जाना, ये क्या आप पॉलिटिकल फेलियर मान रहे हैं या पुलिस फेलियर? आपकी नजर में ये क्या है? जी, मेरी नजर में इंसाफ है। जब हमारी पहले भी इस विषय पे चर्चा हुई थी तो मैंने रमोना जी तब भी आपको कहा था कि ये बहुत ही एक इनसिक्योर और फ्रेजाइल स्टेट होती है जो अपने बच्चों के साथ लड़ती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जन आंदोलन टूल किटों से नहीं चलते जी। और दूसरा, ये टूल किट कोई हथियारों का जखीरा नहीं था जिससे कि देश की एकता और अखंडता को कोई बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा था। पर अगर सरकार को लगता था कि कुछ लोगों ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ एक्टिविस्ट ने किन्हीं गलत लोगों के साथ मिलकर कोई इस तरह की हरकत की है या इस तरह का काम किया है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश की छवि धूमिल होती है, तो बेहतर ये रहता कि उनको आप नोटिस भेजते, उनको आप तलब करते, उनसे आप बातचीत करते, और अगर वो बातचीत संतुष्ट ना निकलती या आपको लगता कि भाई उनसे कुछ रिकवर करने की जरूरत है तो कोई गिरफ्तारी की बात बनती थी। गिरफ्तारी ही पूरी तरह से गलत थी। मिलाकर किसी बच्ची को इस तरह से 6 दिन पुलिस कस्टडी में या जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। सर, दिशा रवि को लेकर आप सरकार को घेर रहे हैं कि साहब किसी सरकार को अपने देश के बच्चों, अपने देश के युवाओं के साथ इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली पुलिस जिसने ये पूरा मामला खड़ा किया उसकी तरफ से तो संगीन आरोप लगाए गए। इसीलिए मैंने सवाल आपसे पूछा कि ये फेलियर किसका है? ये पॉलिटिकल फेलियर है या ये पुलिस के लेवल पर फेलियर है कि पुलिस ने आरोप तो लगा दिए लेकिन उनको प्रूव नहीं कर पाए, सबूत नहीं पेश कर पाए अदालत के सामने, जो जमानत देते हुए भी एक तरीके से अदालत की तरफ से अंडरलाइन किया गया। देखिए त्रिभुवना जी, फौजदारी का कानून जो है उसको समझने की जरूरत है। देखिए, बेल के स्टेज के ऊपर तो दिल्ली पुलिस को कोई प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, और जिस तरह से फौजदारी की जूरिस्प्रूडेंस है वो साफ तौर पे कहती है कि बेल नॉट जेल। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इस चीज का उल्लेख किया था 70 के दशक में, उससे लेकर अब तक ये जो डॉक्ट्रिन है इसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया गया और जेल नॉट बेल इस देश का कानून बन गया। तो इसलिए ये जो गिरफ्तारी थी ये सरासर गलत थी, और अगर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की भी थी तो जैसे वो इस बच्ची को दिल्ली लेके आए और बगैर लीगल एड के, बगैर किसी वकील के या बगैर वकील मुहैया करवाए उसको अदालत में पेश किया, अदालत को इसे उससे उसी समय बेल दे देनी चाहिए। तो जहां तक रहे आरोपों की बात जो दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं, वो तो जब आरोप पत्र दिल्ली पुलिस दाखिल करेगी उसके बाद अदालत उसको संज्ञान में लेगी और फिर ये तय करेगी कि कोई मामला बनता है कि नहीं बनता। तो अभी तो हम उस कार्रवाई से काफी परे हैं, अभी जो ये जांच की स्टेज है, और जिस तरह की का सारा घटनाक्रम बना उससे तो बहुत साफ जाहिर है कि इस गिरफ्तारी का एक ही उद्देश्य था कि जो लोग इस किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो चाहे कहीं किसी शहर में हो चाहे बॉर्डर पे ना बैठे हो, उनको किस तरह से आतंकित किया जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद मनीष तिवारी जी अपनी बात रखने के लिए। कांग्रेस के कद्दावर नेता मनीष तिवारी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं समझिए इस बात को कि दिशा रवि की जो गिरफ्तारी हुई वो मनीष तिवारी की नज़र में कहीं ना कहीं उस पर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि वो गिरफ्तारी गलत हुई, और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि साहब फैसला जब आएगा इस मामले में तब आएगा, लेकिन फिलहाल तो आज जो जमानत मिली है दिशा रवि को उससे ये जरूर साफ हो गया है कि दिशा रवि एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों के पक्ष तो आपने सुन लिए, अब मुझे लगता है वक्त हो गया संवैधानिक पहलू को समझने का। हमारे साथ मौजूद हैं संविधान के जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफा। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि दिशा रवि वो दोषी है निर्दोष है, इसका फैसला अदालत को अभी करना है, लेकिन उससे पहले जो राहत जमानत के तौर पर आज दिशा रवि को मिली है, इसका संवैधानिक पहलू किस तरीके से देखा समझा जाए? देखिए, वैसे ये क्रिमिनल लॉ का मैटर है, लेकिन संविधान में जो हमारी प्रीएम्बल है उसमें लिबर्टी ऑफ थॉट की बात हो रही है, एक्सप्रेशन की बात हो रही है। तो संविधान को यदि एक शब्द में रोमाना बताना हो तो उसका मतलब है कि सरकार की शक्तियों पर अंकुश जी। और लोगों को स्वतंत्रता और फ्रीडम। तो संविधान ये चाहता है कि एक आर्बिट्रेरी एक्शन न लिया जाए। संविधान ये चाहता है रूल ऑफ लॉ क्रिमिनल प्रोसेस में बहुत सख्ती से फॉलो हो, और रूल ऑफ लॉ क्रिमिनल प्रोसेस में ये है कि क्रिमिनल स्टैट्यूट्स जो हैं, क्रिमिनल लॉज का स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाए, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एक्यूज की रखी जाए, और सजा जो दी जाए वो तभी दी जाए जब बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट कोई केस प्रूव हो जाए। आप ये कह सकती हैं कि इस केस में जमानत तो फॉरगॉन कंक्लूजन था, लेकिन पुलिस के पास क्या कोई सबूत है? तो रियल क्वेश्चन ये है कि टूल किट जो इन्होंने शेयर की, उस टूल किट में क्या भारत की सरकार के विरुद्ध कोई डिसअफेक्शन क्रिएट करने का प्रयत्न था, और क्या उससे कोई वायलेंस हुई? अगर उससे वायलेंस नहीं हुई तो सेडिशन का केस नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर फैजान मुस्तफा। ये संवैधानिक दायरा बताने का बेहद महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा कह रहे थे वो ये कि जज साहब बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि साहब क्या कोई सबूत तथ्य है या फिर अनुमान से ही आप चाहते हैं कि किसी नतीजे पर पहुंचा जाए, और फिलहाल पुलिस का पक्ष वो सबूत तथ्य अदालत के सामने रखने में एक तरीके से नाकाम साबित हुआ, जिसके आधार पर ये जमानत जो दिशा रवि को मिली है। लेकिन ये तो अभी केस की एक तरीके से शुरुआत है, अभी केस आगे लंबा चलेगा। दिशा रवि दोषी या निर्दोष, इस पर अभी अदालत का फैसला आगे आएगा। आप देख रहे हैं संविधान की शपथ। दिशा रवि को जमानत मिल चुकी है और हम सवाल पूछ रहे हैं कि दिशा रवि की गिरफ्तारी में दिल्ली पुलिस ने जल्दबाजी कर दी। इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष, बीजेपी कांग्रेस दोनों को आप सुन चुके हैं। अब हम चलेंगे सामाजिक कार्यकर्ता कविता कृष्णन के पास, लेकिन उससे पहले बता दें दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को दर्ज एफआईआर के तहत गिरफ्तार किया। अच्छा, ये जो 4 फरवरी वाली एफआईआर है इसमें धारा 124A, धारा 120A और 153A के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता कविता कृष्णन। कविता कृष्णन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मेरा सवाल आपसे यह है कि दिशा की गिरफ्तारी के बाद से आप लोग कहते रहे कि पुलिस जो है वो विरोध और साजिश में फर्क नहीं कर पा रही। अब जब जमानत मिल गई है दिशा को, आपको क्या लग रहा है, ये मामला सिर्फ पुलिस की कंफ्यूजन से जुड़ा हुआ है या फिर इसमें कोई राजनीतिक दखलंदाजी का एंगल भी है? बिल्कुल, देखिए, मैं तो मानती हूँ कि दिल्ली पुलिस जो है वो देश के जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह सीधे उसके अंडर आती है, और ये गिरफ्तारी दिशा रवि की ये कोई अपवाद नहीं है। अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों में एक पूरा इस तरह का सिलसिला देखा गया है जिसमें सेंट्रल एजेंसीज द्वारा, एनआईए द्वारा भीमा कोरेगांव मामले में यूएपीए का इस्तेमाल, जिसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, जेल में हैं। अभी वरवर राव को बेल मिली है, और उसके बाद में दिल्ली दंगों में जांच के बहाने जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो वही लोग हैं जो शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। कविता जी, हाँ, हम बात यहाँ पर दिशा रवि की करने के लिए बैठे हुए हैं, और अब आप जब यहाँ पर दिल्ली दंगे से लेकर वरवर राव तक सबके नाम ले देती हैं और आप एक बड़े डिजाइन की यहाँ पर बात करने लगती हैं, तो फिर सवाल पलट कर ये पूछा जाता है कि आप लोगों का भी एजेंडा है?
अब ये जो दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई थी, ये कोई स्पेशल गिरफ्तारी तो थी नहीं कि दिल्ली पुलिस को इसमें गृह मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ेगी। सीधा दिल्ली पुलिस ने जाकर कार्रवाई की, तो दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाइए ना। दिल्ली पुलिस के बहाने सीधे केंद्र और गृह मंत्री तक पहुंच रही हैं आप। क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है। मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, क्योंकि सिलसिला है। आपने कहा कि क्या इसमें कोई पैटर्न है कि नहीं, कंफ्यूजन का मामला बिल्कुल नहीं है। अगर कंफ्यूजन का मामला होता तो ये सिर्फ दिशा रवि के मामले में होता ना। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि एक गलती एक बार हो सकती है। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों को, शांतिपूर्ण तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा करने वाले लोगों को या टूल किट बांटने वाले लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, इसका मतलब आप विरोध को साजिश बता रहे हैं, आप विरोध को ही साजिश समझ रहे हैं, और ये राजनीतिक समझदारी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये हर नागरिक को सोचने, आप लोग संविधान की शपथ की बात करते हैं, तो हर नागरिक को ये सोचने की जरूरत है कि अगर अगर ये पुलिस राज हो जाए, जिसमें पुलिस किसी पर आकर के कोई आरोप लगा करके यूएपीए कानून के तहत, अगर देखिए दिशा को इसलिए बेल मिला है क्योंकि उस पर यूएपीए का कानून नहीं लगा। अगर दिशा पर भी यूएपीए का कानून लगता तो उसे बेल नहीं दे पाती, जज नहीं देते। और ये हुआ है इतने सारे और युवाओं के साथ जिन्होंने दिशा की तरह ही कोई गलती नहीं की है। ये तो बिल्कुल ही शांतिपूर्ण किस्म की बातचीत कर रहे हैं, प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आपने कविता कृष्णन जी को सुना, जो कह रही हैं कि दरअसल दिल्ली पुलिस जो है वो सियासी औजार की तरह इस पूरे मामले में काम कर रही थी। आप देख रहे हैं संविधान की शपथ। आज संविधान की शपथ में हमारा मुद्दा टूलकिट मामले में गिरफ्तार हुई दिशा रवि को जमानत मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में जो केस दर्ज किया था, उसमें हिंसा भड़काने से लेकर देशद्रोह की धारा तक दर्ज की गई थी एफआईआर में। दिल्ली पुलिस ने इस केस में दिशा रवि को गिरफ्तार किया था, लेकिन आज दिशा रवि को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या दिल्ली पुलिस ने दिशा को गिरफ्तार करने में जल्दबाजी कर दी? इस सवाल पर हम शो के पहले हिस्से में कांग्रेस, बीजेपी, संविधान के जानकार और सामाजिक कार्यकर्ता, इन सभी से बात कर चुके हैं। अब कार्यक्रम का अगला हिस्सा, इस मुद्दे पर दोनों पक्ष के वकील हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं, आज कोर्ट ने दिशा को जमानत देते हुए अपने आदेश में क्या कुछ कहा। अदालत में कहा गया कि ऐसा कोई भी तथ्य नहीं आया जिससे यह साबित होता कि दिशा के जहन में देश विरोधी कोई विचार था। पुलिस ये भी साबित नहीं कर पाई कैसे ग्रेटा को टूलकिट भेजकर दिशा ने देश विरोधी काम किया। ना ही पुलिस ये बता पाई कि टूलकिट तैयार होने के बाद किसी भारतीय दूतावास के बाहर कोई हिंसात्मक कार्रवाई हुई। पुलिस की जांच चल रही है और वो इस केस में तथ्य जुटा रही है। इस वजह से किसी नागरिक के अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है। और जहां तक पुलिस जांच की बात है, दिशा पहले ही पुलिस के पास 6 दिन तक रिमांड में रह चुकी है। इन 6 दिन के दौरान पुलिस को जो पूछताछ करनी थी वो कर चुकी है। इस दौरान कोई भी बरामदगी दिशा के पास से नहीं हुई है। पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड दिशा का नहीं है, लिहाजा कोई वजह नहीं बनती कि 22 साल की लड़की को हिरासत में रखा जाए। इस आधार पर दिशा को जमानत अदालत ने दी। तो दिशा रवि को जमानत मिल गई और हम संविधान की शपथ में सवाल आज ये पूछ रहे हैं कि क्या दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस ने जल्दबाजी दिखा दी? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अब हमारे साथ खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अमन सिन्हा जी मौजूद हैं। अमन सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मेरा पहला सवाल सर, दिल्ली पुलिस ने बिना तथ्यों के, बिना सबूत के दिशा रवि की गिरफ्तारी में जल्दबाजी कर दी सर? रोमाना जी, जैसा आपको जानकारी है कि ये एक इंटरिम बेल का ऑर्डर है और इसका केस के मेरिट्स पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। अगर कोई इसको इस तरीके से बताता है या वर्णन करता है कि उनको इनोसेंट ठहरा दिया गया या ऐसी कोई बात है, तो वो पूरी तरह से सर्वथा गलत होगी। और जो दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया उसको भी कहीं पे भी ऑर्डर में गलत नहीं ठहराया गया है। ये मेरे पास, क्योंकि वो जो बेल ऑर्डर है उसी की कॉपी में अपने हाथ में लेकर बैठी हुई थी, इसमें जिस तरीके से जज साहब की तरफ से वो टूल किट जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने पूरा केस अपना खड़ा किया, उसी टूल किट के लिए जज साहब तो इनोक्वस टूल किट कह देते हैं उसको सर। मतलब वो तो किसी तरीके की नुकसान पहुंचाने वाली है ही नहीं। उसका लिटरल मीनिंग अगर मैं दर्शकों को बताऊं तो अहानिकारक, जिससे किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो सकता है। आपने जजमेंट पढ़ा है तो आपको ये जानकारी है रोमाना जी की एक जगह ये टूल किट को इनोक्वस कह रहे हैं,
इस जजमेंट में कहा गया है, और दूसरी जगह इसी जजमेंट में ये कहा गया है कि genocide.org और जो आस्क इंडिया वाई या कुछ इस तरह का जो भी मटेरियल था वो पूरी तरह से आपत्तिजनक था। इसी तरीके से जो आपने नहीं सर, मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ, मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ सर, मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ। इस जजमेंट में कहीं पर भी वो genocide.org और हैशटैग आस्क इंडिया वाई, हैशटैग आस्क, मैं भी सर वही बता रही हूँ, वो कह रहे हैं कि कहीं पर भी इसमें ऐसा लगा नहीं है कि इसमें कुछ भी ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, इस तरीके का कुछ है नहीं। वो तो ये कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये जो हिस्सा है इसमें कुछ भी आई फाइंड एब्सोल्युटली नथिंग ऑब्जेक्शनेबल इन द सेट पेज। ये मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ सर, पेज नंबर 15 खोलिए आप, पेज नंबर 15 आप खोलेंगे, इस पेज नंबर 15 में ये लिखा हुआ है। आप genocide.org वाला नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, आप genocide.org वाला जो पैराग्राफ है उसके नीचे आप पढ़ लीजिए। उसमें उन्होंने कहा है कि जो सबमिशंस दिए गए हैं, अगर ये मटेरियल ऑब्जेक्शनेबल है, और वहाँ पे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है, वही टूल किट में जो है वो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल खुद कह रही है कोर्ट है, और कोर्ट साथ में ये भी कह रही है कि वो आप समझा दीजिए ना मुझे, तो आप उसको पढ़ लीजिए, दोबारा रिव्यू कर लीजिए। नहीं, मैंने तो पढ़ लिया, मैंने तो आप वकील हैं, मैं तो इसीलिए आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमें तो कुछ ऐसा मिला ही नहीं, जो ऑन रिकॉर्ड जो रखा गया इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, वो तो यही कह रहे हैं। मैं तो आपको ये बता रहा था कि जजमेंट में क्योंकि कई तरह के इस तरह के विरोधाभास हैं, इसी वजह से इसमें अपील करने का पूरा जो है ग्राउंड है, एंड दिस हैज नॉट अटेन्ड फाइनलिटी। ये जजमेंट अभी सेशंस जज का जजमेंट है एएसजी का, और उसके बाद वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी एग्जामिन हो सकता है, तो इसलिए दिस हैज नॉट अटेन्ड फाइनलिटी। इसमें जो है बहुत ज़्यादा रीड करना मुझे लगता है कि अनुचित होगा, और कई ऐसे ग्राउंड्स हैं जजमेंट में, कई ऐसी बातें कही गई हैं जो कि मुझे लगता है कि अपील के वो ग्राउंड्स बन सकते हैं। और जैसा अभी आप कह रहे थे, पुलिस ने पूरा बताया कि साहब टूलकिट जो है वही डिजिटल हथियार है, और हमने तो यहां तक सुना दिल्ली पुलिस की तरफ से कि साहब उसमें जो ऑब्जेक्शनेबल हिस्सा है, वो ऑब्जेक्शनेबल हिस्सा जो है वो हम मीडिया के साथ तो शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वो रिकॉर्ड पर रखेंगे। और आज अदालत में जब जमानत दी जाती है तो जज साहब की तरफ से तो कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगता है, वो तो टूलकिट का जो प्रायर एक्शन वाला हिस्सा है आपके पास भी, क्योंकि ये बेल ऑर्डर की कॉपी है तो आप भी देख सकते हैं, उन्होंने तो वो प्रायर एक्शन वाला हिस्सा बाकायदा अपने बेल ऑर्डर के अंदर दिखाया है और कहा है कि इसमें कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। और मैं फिर से अपने सवाल पर आ जाती हूं कि दिल्ली पुलिस ने जल्दबाजी कर दी मतलब दिशा रवि को गिरफ्तार करने में? ये नहीं, देखिए इतना इलैबोरेट जजमेंट है, इसमें कहीं पे लिखा है कि अरेस्ट रॉन्ग था। अच्छा, उनको बल्कि ये कहा गया है कि आप इन्वेस्टिगेशंस को ज्वाइन करिए, आईओ जब भी समन करें आप उनको कोऑपरेट करिए, अपने आप को प्रेजेंट करिए, कोर्ट की हर प्रोसीडिंग पे शामिल होइए। श्योरिटीज़ ली गई, श्योरिटीज़ को भी अपोज किया गया, बेल कंडीशंस को भी अपोज किया, सब कुछ अलाउ कर दिया। तब भी मैं आपको उसके आगे जाके ये बता रहा हूँ कि उसमें जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो बेल ऑर्डर में, वो अपील का ग्राउंड देते हैं। बहुत बहुत तो धन्यवाद, मुझे लगता है कोर्ट इन धन्यवाद सभी अमन चीजों सिन्हा को जी, लेकिन दरअसल दिक्कत तो यही है ना सर कि जो प्राइमा फेसी आपको एविडेंस दिख रहा है, अदालत को वो एविडेंस नजर नहीं आ रहा है। अदालत जो है उसको स्कैंटी और स्केची एविडेंस करार दे रही है, मतलब बहुत ही थोड़ा और अधूरा एविडेंस अदालत को वो लग रहा है। हालांकि अमन सिन्हा को आप सुन रहे थे जिनका मानना है कि ये जजमेंट ही फ्लॉड है और इसे ऊपरी अदालत में चैलेंज किया जाएगा। अगले हिस्से में कार्यक्रम में जो दूसरा पक्ष है मतलब दिशा रवि, उनके पक्ष रखने वाली वकील भी हमारे साथ मौजूद हैं, आगे उन्हीं का रुख करेंगे। और अब हमारे साथ मौजूद हैं संजुक्ता डे जो मुंबई हाई कोर्ट की वकील हैं और वो इसी मामले में निकिता जेकब की पैरवी भी कर रही हैं। देखिए, निकिता जेकब को भी दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि के साथ साथ आरोपी बनाया था। संजुक्ता जी का सीधे रुख करेंगे। संजुक्ता जी, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। सबसे पहले दर्शकों को बताइए, आपको क्या लगता है दिशा रवि को जो आज जमानत मिली है इसका सबसे बड़ा आधार क्या रहा? दिशा रवि के ज़मानत के पीछे जो सबसे बड़ा आधार यही है कि जो टूलकिट मामले का जो मेन मुद्दा है टूलकिट का, इससे ये साबित हो गया है, जो मैंने पहले कई दफ़ा बाकी के इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि टूलकिट के कंटेंट से क्या ये साबित होता है कि 26 जनवरी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, टूलकिट के संबंध जो भी कंटेंट्स है, क्या उससे वायलेंस इंसाइट होता है? उसका जवाब है ना। माननीय दिल्ली अदालत ने भी यही माना है कि टूलकिट के कंटेंट से ये कहीं पे भी साबित नहीं होता है कि 26 जनवरी का
प्रोटेस्ट उसमें वायलेंस इंसाइट करने के लिए कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्शनेबल या कुछ भी ऐसा था जिससे सेडिशियस नेचर में साबित होता है। तो संजुक्ता जी, क्या आप ये कह रही हैं कि दिल्ली पुलिस जो अदालत के सामने कह तो रही थी कि साहब 26 जनवरी दिल्ली में जो हिंसा हुई वो बिल्कुल टूल किट के हिसाब से कॉपी कैट तरीके से हुई, इसे लेकर कोई सबूत लेकिन दिल्ली पुलिस अदालत के सामने नहीं रख पाई, ये कमी आधार बनी जमानत की दिशा रवि के लिए? जी बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली पुलिस ने ऐसा कुछ भी माननीय अदालत के सामने नहीं रख पाई है जिससे कि ये साबित होता है कि वो टूल किट के कंटेंट से ही वो 26 जनवरी का वायलेंस इंसाइट हुआ था, जिसकी वजह से दिशा रवि के साथ साथ शांतनु मुलुक और निकिता जेकब को भी ये मामले में एक्यूज्ड कायर किया गया है। दूसरा चीज़ ऐसा है कि टूल किट संबंधित जो भी कंटेंट्स है, दिल्ली पुलिस अभी तक भी इनफैक्ट माननीय अदालत के सामने भी ये कुछ भी प्रॉपर एविडेंस सामने नहीं रख पाई है जिससे पूरा डायरेक्टली लिंक किया जा सकता है कि 26 जनवरी का वायलेंस टूल किट के कंटेंट्स के वजह से हुआ था। कोर्ट ने भी यही कहा है कि मियर इन्फरेंस से कुछ नहीं होता है, इन्फरेंस हैज़ टू बी ड्रॉन अलॉन्ग विथ एविडेंस। आप एलिगेशन कर रहे हो, आपके एलिगेशंस पे भरोसे पे किसी एक जन को क्रिमिनल करार नहीं किया जा सकता। आपके एलिगेशन कानून जो है वो सबूत और गवाहों के आधार पर प्रूफ होना चाहिए। ये बात बिल्कुल साफ है जी, ये बात तो बिल्कुल सच है। और 22 साल की लड़की है, उसका पहले भी कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं रहा है। ये सेम टिप्पणी भी हम लोग बाकियों के बारे में भी बोल सकते हैं। आज अगर ये लोग कोई इंडिविजुअल आज अगर स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट आवाज़ उठाती है, स्टेट पॉलिसी से खुश नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेट के अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं या स्टेट के अपराधी में के दायरे में आ गए। संजुक्ता जी, मैं चर्चा दिशा रवि को लेकर कर रही हूं और आपने अपने जवाब में ये लोग करके इन सभी को जोड़ लिया है। क्या आपको लगता है कि आज दिशा रवि को जो जमानत मिली है इसका फायदा आप जिनकी पैरवी कर रही हैं, निकिता जेकब, उन्हें और शांतनु मुलुक को भी मिलेगा? देखिए, मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकती हूँ, ये टोटली डिपेंड करेगा माननीय अदालत के ऊपर। पर दिशा रवि के केस में जो एक चीज़ साबित हो गया है, हर एक का, अभी देखिए ऐसा भी स्टेटमेंट आया है कि हर एक का कंट्रीब्यूशन, ये सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा जो अभी दिल्ली पुलिस बोल रही है कि हर एक का कंट्रीब्यूशन अलग अलग है, पर एक चीज़ जो कॉमन है ये तीनों के केस में है, वो है टूल किट का विषय। टूल किट के विषय में दिशा रवि के केस में ये साबित हो गया है कि ऐसा कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं था टूल किट के कंटेंट्स में, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे सेडिशन चार्जेस सेक्शन 124A अट्रैक्ट होता है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अभी तो सिर्फ जमानत मिली है, आप लोग अति उत्साह में आकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कोई निर्दोष तो साबित नहीं हुई है दिशा रवि? नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल बराबर है कि ऑब्वियसली कोई निर्दोष साबित नहीं हुआ है, पर एक चीज़ आप अगर ऑर्डर पढ़ने के बाद आप वो ये चीज़ समझ में आएगा कि माननीय अदालत ने ये अपहोल्ड किया है कि कंटेंट जिस बेसिस पे सबको मुलजिम करार किया जा रहा है वो है टूल किट। क्या टूल किट में ऐसा कुछ ऑब्जेक्शनेबल है? उसका जवाब यही है कि नहीं। टूल किट में ऐसा कुछ भी, टूल किट के कंटेंट्स में ऐसा कुछ भी है जिससे वायलेंस इंसाइट होता है, उसका जवाब भी ना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संजुक्ता जी हमारे साथ संविधान की शपथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। संजुक्ता जी को आप सुन रहे थे जो कह रही हैं कि समझना होगा इस बात को कि जिस आधार पर पुलिस ने ये पूरा मामला बनाया था दिशा रवि के खिलाफ, दरअसल वो आधार वो टूल किट को मान रही हैं, कह रही हैं वो आधार ही बेबुनियाद हो जाता है। आज जमानत मिलते हुए अदालत की तरफ से जो टिप्पणी की गई उससे इतना जरूर साफ हो रहा है। आप देख रहे हैं संविधान की शपथ। आज का हमारा मुद्दा था दिशा रवि को मिली जमानत और सवाल था क्या दिशा रवि की गिरफ्तारी में पुलिस ने जल्दबाजी कर दी। आज के मुद्दे पर हमने ट्विटर पर पोल लॉन्च किया और लोगों से उनकी राय के बारे में रोज की तरह पूछा। पोल के नतीजे आ गए हैं, आंकड़े आपके सामने हैं। हाँ में 48% लोगों ने जवाब दिया कि हाँ, दिल्ली पुलिस ने दिशा की गिरफ्तारी में जल्दबाजी कर दी, लेकिन ना में भी 46% के आसपास दर्शक अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, जबकि 6% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस विषय पर अपनी राय जाहिर नहीं कर सकते हैं।
तो आप भी संविधान की शपथ के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम शो के सवाल को लेकर रोज एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर पोस्ट कर देते हैं। आप दिन में आकर एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। तो संविधान की शपथ में आज हमने चर्चा की कि दिशा रवि की गिरफ्तारी में पुलिस ने जल्दबाजी कर दी। चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है। दिशा रवि के जमानत आदेश में अदालत का सबूतों और तथ्यों की कमी को रेखांकित करना यकीनन पुलिस के दावों पर सवाल उठाता है। तो संविधान की शपथ में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नए सवाल के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।